हर साल मार्च के महीने में स्कूली बच्चों का सालाना इम्तिहान होता है और अप्रैल के महीने में उनके माता पिता का इम्तिहान होता है। पेरेंट्स का इम्तिहान ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें स्कूलों से ये फीस, वो फीस, ये किताब, वो ड्रेस जैसी लंबी लिस्ट थमा दी जाती है और हर साल का यही रोना है कि मनमानी फीस बढ़ोतरी से कैसे निपटें। स्कूल मैनेजमेंट कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता और सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। अब यूपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अध्यादेश लागू करने का फैसला किया है। अध्यादेश के मसौदे को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की तरफ से अधिसूचना जारी होते ही यूपी के सभी प्राइवेट स्कूलों पर यह कानून लागू हो जाएगा और वो मनमानी फीस नहीं वसूल सकते। नए अध्यादेश में यह व्यवस्था की गई है कि स्कूल पारदर्शी तरीके से बताएं कि वो कितनी फीस बढ़ाना चाहते हैं और उसकी वजह क्या है। अंतिम फैसला मंडल स्तर पर गठित एक कमेटी करेगी। योगी सरकार का दावा है कि अध्यादेश लागू होने के बाद कोई भी स्कूल 7 से 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएगा। साथ ही एजुकेशनल टूर, ट्रांसपोर्ट के नाम पर जबरन वसूली भी बंद होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार काफी पहले से कृत संकल्प है कि जो विभिन्न विद्यालय संचालित हैं या अन्य किसी प्रकार से संचालित विद्यालय हैं, उनमें शुल्क नियंत्रण की एक प्रावधान बने। अरे फीस कम, अभी इस पे कुछ कहना हमारी, मैं ये समझता हूँ फीस कम होना चाहिए, ये सभी पेरेंट्स चाहते हैं। स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए योगी सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल इतनी आसानी से मान जाएंगे? ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्कूलों की मनमानी का आलम क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन योगी सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दी, उसी दिन यूपी के कन्नौज से खबर आई कि फीस न चुकाने पर एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बच्चे को बंधक बना लिया। हमारा भतीजा तो आवासीय विद्यालय में पढ़ता था, जो हमारे विद्यालय प्रबंधक तक फीस सही थी वो मैंने फीस पूरी दे दी, फिर भी वो अतिरिक्त फीस मांग रहे थे। ये बच्चे को वहाँ बंधक बना लिया था। मैंने प्रार्थना पत्र से किया। एक बच्चा है जिसको एक आवासीय विद्यालय में जबरदस्ती रोका गया है, उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। उस शिकायत का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना अध्यक्ष इंदरगढ़ को और जिला प्रोबेशन अधिकारी को भेजा गया था कि तत्काल न्याय मौके पर इसकी जांच करके प्रभावी कार्रवाई करें। ऐसे इंदरगढ़ और जिला प्रोबेशन अधिकारी वहां गए और वहां तत्काल बच्चे को वहां से निकाल के उसके संरक्षक को दे दिया गया है। माता पिता खुश हैं। इंडिया न्यूज ने जो मुहिम चलाई थी उसका असर भी हो रहा है और हमने एक लंबी मुहिम चलाई थी और उस वक्त जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने वादा किया था कि वो उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों की मनमानी है उसको रोकेंगे, जो अब होता दिख रहा है। लेकिन अभी भी माता पिता जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ये हो पाएगा। बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण शर्मा है, प्रेसिडेंट है नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरसी जैन है, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, और हमारे साथ अनुज श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र भी जुड़ रहे हैं जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले सीधे हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास, जो हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मां बाप की तरफ से जो खुश हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस न वसूली जाए, इसके लिए आपकी सरकार जो अध्यादेश ला रही है उसमें खास क्या है, जरा ये बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश शुल्क नियामक जो स्वतंत्र स्वामित्व पोषित विद्यालय शुल्क नियामक अधिनियम है 2018, इसमें हमने जो विद्यालय प्रबंधन तंत्र और अभिभावकों के बीच में शुल्क को लेकर जो विसंगतियां थी, विवाद थे, उनके निस्तारण के लिए एक अधिनियम का स्वरूप हमने प्रदान किया है। इसमें कुछ मुख्य बातें ये हैं कि अब प्रत्येक वर्ष कोई भी विद्यालय अपना शुल्क प्रवेश शुल्क हर साल नहीं ले सकता। एक बार प्रवेश लेने के बाद 12वीं कक्षा तक अगर उसी विद्यालय में वो पढ़ता है तो उसे बार बार अपना प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। साथ में हमने इस बात की भी व्यवस्था की है कि 2 साल, 3 साल, 1 साल के लिए इकट्ठा जो शुल्क विद्यालय लेते थे, अब उनको त्रैमासिक या 6 माह के अंतराल में ही उसको शुल्क ले सकते हैं।
विद्यालय प्रबंध तंत्र और अभिभावकों के बीच एक और प्रमुख विवाद का कारण था कि तमाम विद्यालयों के बारे में शिकायत आती थी कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर पुस्तकों को लेने के लिए, जूते मोजे को लेने के लिए, बस्ते को लेने के लिए, पोशाक या ड्रेस को लेने के लिए बाध्य किया जाता था। अब वो बाध्य नहीं कर सकते हैं। तमाम विद्यालयों के बारे में ये शिकायत आती थी कि वो दौरे पे नहीं गए, उन्होंने तो यात्रा का जो परिवहन का शुल्क है उनको देना है, बस में नहीं जा रहे हैं तब भी परिवहन का शुल्क देना है, मेस की को उन्होंने खाना नहीं खा रहे हैं विद्यालय में तब भी मेस का उनको शुल्क देना है, और वो किसी प्रकार की यात्रा के भ्रमण पे नहीं गए हैं, परिवहन का बस में आ जा नहीं रहे तब भी उनको शुल्क देना है। ये अनिवार्य शुल्क की श्रेणी से हटा के वैकल्पिक शुल्क की श्रेणी में इनको हमने डाला है। यदि उसका उपभोग करेगा कोई विद्यार्थी तभी वो शुल्क के लिए देय करने के लिए अधिकृत होगा। और इसमें हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर बीच में शुल्क बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो सीपीआई प्लस यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्लस छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का 5%, इसको जोड़कर इससे अधिक कोई भी शुल्क बढ़ोतरी का लिए अधिकृत विद्यालय प्रबंध तंत्र नहीं होगा। अगर उसको इससे ऊपर की कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो शुल्क नियामक जो समिति है मंडल आयुक्त के अध्यक्षता में, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उससे ऊपर का अधिकारी, जिसमें हमारा ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन का, और जिसमें एक प्रकार का अभिभावक संघ और शिक्षक संघ या प्रधानाचार्य का एक व्यक्ति इसमें मेंबर होगा, वो इसका निर्णय लेंगे। अगर मंडल आयुक्त के अधिकृत समिति के निर्णय को कोई प्रबंध तंत्र नहीं मानता है तो पहली बार ना मानने पर उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा, दूसरी बार नहीं मानता है तो 5 लाख का जुर्माना देना होगा, और तीसरी बार अगर प्रबंध तंत्र मंडल आयुक्त की समिति का निर्णय नहीं मानता है तो उसकी जो मान्यता है वो रद्द करने का अधिकार इस मंडल आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति को होगा। सीधा सा तात्पर्य है कि व्यवसाय में लगी हुई जो संस्थाएं हैं जो साइड बिजनेस के रूप में अपना शिक्षा तंत्र को चलाते हैं, हमने व्यावसायिक गतिविधियों को अवरुद्ध नहीं किया है। हमने सीधे कहा है कि व्यावसायिक गतिविधियां जो चल रही हैं उन व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने वाला जो भी व्यवसायी है उसे जो उससे लाभ प्राप्त होता है उसे शिक्षा मद में जमा करना पड़ेगा। शिक्षा मद में जमा करने से विद्यालय की आय बढ़ेगी और विद्यालय की जो आय बढ़ेगी उसी रेशियो में विद्यार्थी का उसी आय में विद्यार्थी का जो शुल्क है वो कम करना होगा और अध्यापकों का शुल्क। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए, बहुत सारी चीजें आपने गिनाई हैं और बहुत अच्छी चीजें इसमें हैं जो मुझे लग रहा है, लेकिन एक बात और समझाइए कि जो एनुअल चार्ज है उसके नाम पर स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए इस अध्यादेश में क्या किया है आप लोगों ने? मैंने ये बताया है कि अब शुल्क को हमने 2 भागों में बांटा है। एक शुल्क है विद्यालयों में प्रवेश एवं शुल्क के संबंध में, इसको हम शुल्क एवं निधि के हमने नाम से उसको संचालित किया है, और दूसरे को हमने लिया है जो हमारा पहला है उसी के अंतर्गत संभावित शुल्क संगठन जो कंपलसरी लेते हैं, जिसमें आपका विवरण पुस्तिका रजिस्ट्रेशन का शुल्क है, जिसमें आपका प्रवेश शुल्क है, जिसमें आपका परीक्षा शुल्क है, जिसमें आपका संयुक्त वार्षिक शुल्क है। ये आपको अपने 60 दिन पहले अपने वेबसाइट पे सत्र को प्रारंभ होने के पहले दिखाया जाना होगा। जो हमारा ये संभावित जो हमारा शुल्क एवं निधि का मद होगा उसमें विद्यालय के ये ले सकते हैं। दूसरे को हमने जो बांटा है, जो आपकी प्रेक्षा है कि हमने वैकल्पिक शुल्क संगठक के रूप में का हो गया हमारा संभावित शुल्क संगठक और खा हो गया वैकल्पिक शुल्क संगठक। इसमें जो हमने बताया है कि परिवहन है, बोर्डिंग है, मेस या डाइनिंग है, शैक्षिक भ्रमण है या कोई समान क्रियाकलाप है, इसमें जो शुल्क लिया जाएगा ये वैकल्पिक होगा। ये अभिभावक या विद्यार्थी की इच्छा पर जाहिर होगा और उसके अनुसार इस शुल्क का निर्धारण की प्रक्रिया को करने के लिए वो तत्पर होगा।
यानी ये अब कंपलसरी नहीं होगा कि उसने उपभोग नहीं किया तब भी उसे शुल्क देना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी की फीस देंगे, नहीं तो आप नहीं देंगे। एक और बात बताइए कि ये जो अध्यादेश आ रहा है ये कब से लागू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बच्चों की फीस जमा कर दी है, क्या उनको इस सेशन में राहत मिलेगी या वो फीस वापस होगी? देखिए, ये जब से लागू होगा तभी से इसको हम लागू माना जा सकता है। अभी हमारी जो प्रक्रिया है 2018-19 वर्ष के लिए ये हमारा प्रभावी होगा और मेरा ये मानना है कि 2016-17 को आधार माना गया है शुल्क के संदर्भ में, इसलिए इस प्रकार की विसंगतियां कहीं बहुत ज्यादा कहीं आएंगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं। और मुझको लगता है कि प्रबंध तंत्र खुले मन से इस पर विचार करेगा। अभिभावक और प्रबंध तंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। विद्यार्थियों की गुणवत्ता परक शिक्षा हो, प्रबंध तंत्र के अधिकारों की भी रक्षा हो, लेकिन इन सब से बढ़कर कहीं ये है कि हम अभिभावकों की जो जेब है वो हम अनावश्यक उत्पीड़ना के द्वारा, प्रताड़ना के द्वारा खाली न करें। हमारा एक अंतर्गत आता है जिसका निर्वहन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के सबल नेतृत्व में योगी जी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है वो कृत संकल्प है। ठीक है, मुझे पता है आपको एक बहुत अहम मीटिंग में जाना है और आपने हमारी गुजारिश पर ये वक्त निकाला था ताकि जो पेरेंट्स के मन में सवाल हैं उसमें से कुछ के जवाब मिल सके, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और इस फीस की जो मनमानी रुकेगी इस पर हमें थोड़ी और जानकारी देने के लिए। जो जानकारी बची है उसके लिए शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है ही, हम उनसे चर्चा करेंगे। शलभमणि जी, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश जी को जाना था तो हम ज्यादा वक्त उनका नहीं ले पाए, लेकिन मुझे जरा ये समझाइए कि जो अभी माँ बाप ने फीस जमा कर दी है या कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर अभी ही माँ बाप को लगता है कि ज्यादा फीस वसूली जा रही है, क्या वो कम की जाएगी? और जैसा दिल्ली में आदेश दिया गया कि आप वो एक्सेस फीस वापस करेंगे, वो भी होगा क्या? देखिए, स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपको ये पता है कि कैबिनेट ने पास किया है, मंडलायुक्त को उसका सर्वा बनाया गया है और जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में जो अभिभावक संघ के लोग हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर पहली बार उत्तर प्रदेश में ये होने जा रहा है कि अभिभावकों को भी अपनी बात रखने का अधिकार मिलेगा। अभी तक क्या था कि एक तरफा स्कूल अपनी फीस बढ़ाते थे, बहुत से नियम लागू करते थे और अभिभावक कई बार कुछ कह नहीं पाते थे। उनको ये लगता था कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, शिकायत नहीं कर पाते थे, कोई फोरम नहीं था। अब पहली बार एक फोरम दिया गया है कमिश्नर की अध्यक्षता में और जो कमेटी होगी उस कमेटी को इस तरह के अधिकार दिए गए हैं कि अगर स्कूल का प्रबंध तंत्र उस पूरी कमेटी की बात को अस्वीकार करते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनके खिलाफ अर्थदंड भी है और मान्यता उनकी खत्म करने तक का उनके पास अधिकार है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला है और एक पहली बार जो अभिभावक हैं जो हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि फीस बढ़ा दी जाती है, बहुत से ऐसे शुल्क लिए जाते हैं जो बच्चा इस्तेमाल भी नहीं करता, कई बार गाड़ी का पैसा ले लेते हैं, कई बार मैस का पैसा ले लेते हैं, तो ये सारी बातें कहने का एक फोरम मिल गया है और मुझे लगता है कि लोग निकल कर आएंगे जहां भी इस तरह की दिक्कतें होंगी, शिकायतें आएंगी और शिकायतों जवाब रह गया सर जो मैं पूछ रहा था कि जो ज्यादा फीस ली गई है या ली जा रही है वो भी वापस होगी क्या? नहीं, देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक आपको पता है कल हुई है, कल होकर ये पास हुआ है। ये कानून के तौर पर ये बन के आ जाएगा राज्यपाल जी के यहां से दस्तखत होते ही, तो ये अधिकार तो होगा ही। जैसे ही कमिश्नर की अध्यक्षता में कोई कमेटी बन जाएगी तो ये अधिकार तो हर अभिभावक को होगा कि वो शिकायत कर सकता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग मनमाना शुल्क लेने का प्रयास करेंगे या बढ़ाकर जल्दी जल्दी पैसा लेने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार अभिभावकों के पास सुरक्षित होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा स्कूल जब से शलभ भाई हमने ये खबर चलाई, आपको भी पता है कि इंडिया न्यूज ने कितनी लंबी मुहिम इसको लेकर चलाई थी, आप भी उसका हिस्सा रहे थे, आपने देखा था और हमने ही कल सबसे पहले ये खबर दिखाई भी थी। बिल्कुल, आपको बहुत साधुवाद कि ये अध्यादेश जो है वो आ रहा है। तब से बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि देखिए हमें कल ही एक सर्कुलर आया है कि ये बढ़ी हुई फीस देनी है, उसको लेकर क्या होगा, ये उनके मन में चिंता है। तो उसको लेकर भी कुछ होगा क्या? ये जो सर्कुलर आ रहा है, लोग क्या करें? पेरेंट्स रुकें, इंतजार करें, फी पे कर दें, क्या करें? देखिए, निश्चित तौर पर कैबिनेट किसी चीज का अगर फैसला लेती है तो वो कानून के तौर पर सामने आता है
और ऐसा कोई विद्यालय, ऐसा कोई प्रबंध तंत्र अगर जल्दबाजी में इस तरह का सर्कुलर भेज रहा है तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है। और मंडलायुक्त को इस बात के अधिकार दिए गए हैं, कमेटी बन जाएगी। कमेटी बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अभिभावकों के पास एक फोरम होगा, उसकी शिकायत कर सकते हैं जाकर। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो इस लड़ाई को लंबे वक्त से लड़ते रहे हैं। कुलभूषण जी भी हैं। कुलभूषण जी, ये बताइए कि अभी जो शुरुआती तौर पर आप लोगों को दिख रहा है, जो ये अध्यादेश आ रहा है और जो उसमें प्रावधान है, क्या आपको लगता है वो उचित है और इससे जो मनमानी फीस वसूली जा रही थी वो रुक पाएगी? देखिए, जैसे अध्यादेश की अभी कॉपी हमें नहीं मिली, लेकिन जैसे शिक्षा मंत्री बता रहे हैं और आपने भी यहाँ चैनल के माध्यम से पता लग रहा है कि जो साधन पेरेंट्स नहीं इस्तेमाल कर रहे थे उसकी फीस अगर नहीं देनी पड़ेगी अभिभावक को, तो ये एक अच्छा फैसला हमें। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो वैकल्पिक है। आप अगर कैंटीन में खाना अगर आप वो सुविधा लेते हैं तो आपको उसका पैसा लगेगा, तो वो ठीक बात है, उस पर कोई किसी को ऐतराज नहीं है। स्कूल भी ऐसे काम नहीं करते हैं। और 7 और 8% जो फीस की भी बात आई है उसका भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में बहुत सी बातें अच्छी हैं जिसका हम समर्थन करते हैं, और बहुत सारी चीजें भी ऐसी हैं जो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों की सिर्फ फीसों से लेकर जो है मामला नहीं है। अकेली फीसों का तो अभिभावकों का एक मॉनेटरी मामला है। बहुत सारी राइट टू एजुकेशन की बात है कि कैसे उसमें काम चल रहा है। 450 रुपए ये जो एनुअल फीस का एक हिस्सा रह गया, आपको लग रहा है उससे दिक्कत पैदा हो सकती है? मुझे अभी कोई पेरेंट कह रहे थे कि इन्होंने अब अगर एडमिशन फीस नहीं लेंगे स्कूल, जैसा कि इस बिल में प्रावधान है, तो अब सेशन फीस के नाम पर फीस लेने लग जाएंगे, तो ये सब दिक्कत आ सकती है। एडमिशन फीस पहले भी बहुत सारे स्कूल शुरू में ही लेते थे, ऐसे नहीं लेते थे कि हर साल एडमिशन लेते, ऐसा कहीं कोई ऐसे बहुत नहीं, लेकिन कई स्कूल हैं सर, हमारे ही ऑफिस में कई लोग काम करते हैं। एनुअल चार्जेस जो आप बात करते हैं, एनुअल चार्जेस लोग लेते होंगे क्योंकि बिल्डिंग भी बनानी होती है। नहीं, हर साल बच्चा अगले क्लास में भी जा रहा है तो फिर से एडमिशन फी ली जा रही थी। ये कई स्कूल में हो रहा था। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं। अधिकतर में नहीं। आरसी जैन साहब भी हमारे साथ हैं जो ऑल इंडिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हैं, तो वो स्कूलों का पक्ष भी रख पाएंगे कि इसमें स्कूलों को कहां दिक्कत आ सकती है और क्या ये वाकई अमली जामा पहनाया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर लौटेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में जो अध्यादेश आया है, जो कानून लाया जा रहा है स्कूलों की मनमानी फीस वसूली रोकने के लिए, उससे वाकई स्कूलों की मनमानी रुक जाएगी, अभिभावकों को फायदा हो पाएगा। और इंडिया न्यूज ने भी इसको लेकर एक लंबी मुहिम चलाई थी, आपको याद होगा, जिसका असर अब दिख रहा है। लेकिन हम उसे और आगे ले जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वाकई इसको अमली जामा पुख्ता तौर पर पहनाया जा सके। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। आरसी जैन साहब, मुझे ये बताइए कि जो ये अध्यादेश दिख रहा है, क्या वाकई उसे मनवाया जा सकता है और स्कूल इसके लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अध्यादेश बनवाने या ना मनवाने की बात नहीं है कि जब हम किसी काम को करने, अभी जैसे मंत्री जी बोल रहे थे कि एडमिशन फीस हर साल ली जाती है, वो ऐसा कभी नहीं होता है। स्कूल में सिर्फ एक दफा एंट्री के समय पे ली जाती है। दूसरी बात ये जो आई है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि आप ट्यूशन फीस को किस साइड में खर्च करेंगे, एनुअल चार्ज को किस साइड में करेंगे, डेवलपमेंट चार्ज को किस साइड में करेंगे। अगर आप फीस के ऊपर कैपिंग कर रहे हैं तो उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो टीचर्स की सैलरी है वो प्रॉपर दी जा सके, एनुअल चार्ज से जो खर्चे होते हैं वो प्रॉपर, उनमें कहीं रुकावट पैदा ना हो, जो डेवलपमेंट चार्ज से जो पैसा लिया जाता है उसका जो ना सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि कैपिंग करने के बाद में स्कूल की जो क्वालिटी है उसके ऊपर फर्क पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड के मामले में एक डिसीजन है 2009 में आया था कि कोई भी स्कूल जिस प्रकार की सुविधाएं देता है उस प्रकार से वो अपनी फीस तय कर सकता है। सरकार के हर कदम का स्वागत है, इसका मैं स्वागत करता हूं कि जो चीज का उपयोग, चाहे वो मैथ्स का इस्तेमाल है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल है, चाहे वो और चीजों का इस्तेमाल है, जिसका इस्तेमाल वो नहीं करता उसकी फीस लेने का स्कूलों को अधिकार नहीं है। और अगर वो लेते हैं तो अब तक वो गलत करते रहे, उसका हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। पर जो सरप्लस में है, उनके पास जो बैंक में पैसा है वो जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। किसी के पास 50 करोड़ पड़ा हुआ है, किसी के पास 40 करोड़, किसी के पास 30 करोड़, जबकि उतना रखना नहीं है। मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ, हर साल फीस बढ़ाई जा रही है। सर उसके लिए बताना चाहता हूँ, उसके लिए बताना चाहता हूँ कि हर साल फीस इसलिए बढ़ाए जाते हैं कि टीचर को बढ़ी हुई सैलरी देनी होती है, टीचर को इंक्रीमेंट देनी होती है, हर साल सरकारी खर्चे भी बढ़ जाते हैं,
हर साल जो एनुअल चार्ज जो देना पड़ता है उससे खर्चे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना ये है कि सरकार कैपिंग करे, इस देश में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले लोग होने चाहिए, जबकि होता है इसका उल्टा है। ठीक है, मुझे अब दूसरे लोगों का पक्ष जाने दीजिए। अनुज जी, मुझे ये बताइए कि जो अभी दिख रहा है बिल में या जो कानून आ रहा है, वो आपको लग रहा है कि अमली जामा उसको पहनाया जा सकता है या क्या और करना चाहिए? पहली बात तो मैं इस अध्यादेश का स्वागत करता हूं और पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और बट पिछला जो बिल आया था, जो ड्राफ्ट बिल आया था अभी थोड़े दिन पहले, जो पब्लिक डोमेन में आया था, उसमें कई सारी खामियां थी। उन सब के विषय में हमने सरकार को लिखा था और हमने उनसे विनती की थी कि ये चीज जो है सब चीजों को लागू ठीक तरह से किया जाए। जहां तक माननीय मंत्री जी का सवाल है, उन्होंने अभी बोला कि 2016-17 से जो है लागू होगा। जहां तक मेरी समझ है और मैं ये ऑनलाइन आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूं, 2015-16 से किया जाएगा, जहां तक मुझे समझ में आता है। स्कूल्स जहां तक हैं, पेरेंट्स जो हैं कई सालों से पिछले 5 साल में कुछ स्कूल में 100% फीस जो है बढ़े हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम रही है। सब जगह फीस बहुत मनधड़क तरीके से लोगों ने बढ़ाया है। और अगर स्कूल अपनी बैलेंस शीट पेश करे, जो कि इस अध्यादेश में भी लिखा गया है, तो मेरे हिसाब से तो हम देख पाएंगे कि स्कूल का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, शैलेंद्र जी, मुझे ये बताइए, अगर ये कैपिंग हो जाती है कि आप 5 से 7% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते, तो क्या ये अभिभावकों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा ये फैसला? कैपिंग हमेशा मैं समझता हूं कि बहुत ही एक अच्छा विषय है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आई थिंक कहीं न कहीं ये मिसिंग हो रही है फीस की कैपिंग के साथ सैलरी पे कैप होना चाहिए। तो इसमें जैसे कि जैन साहब बोल रहे हैं कि सैलरी को लेकर के एक बहुत ही जैन साहब का पॉइंटर हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर मुझे एक मिनट रुकिए जरा, मुझे ये बताइए, 3-3 हजार बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोग कितना टीचर को पैसा देते हैं और हर साल कितना बढ़ा देते हैं? मुझे ये समझाइए जरा। बैलेंस शीट पेश कर, बैलेंस शीट क्यों नहीं दिखाते हैं स्कूल? किसी स्कूल ने नहीं। अगर 3000 टीचर, अगर 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 3000 नहीं, बैलेंस शीट डायरेक्टरेट में जमा होती है, बैलेंस शीट सरकार के पास जमा होती है। आप आपको भी बताइए ना सर, जो पैसा दे रहे हैं, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए टीचर भी उसी हिसाब से रखी जाती है, उसके लिए चपरासी भी उसी हिसाब से रखे जाते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोग टीचर को क्या 5-5 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहे हैं क्या? 10 टीचर पढ़ा देंगे या 5 टीचर? 5 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहे हैं क्या टीचर को आप लोग? नहीं, 5 लाख नहीं दे रहे हैं तो फिर 3000 बच्चे अगर एक स्कूल में हैं और आप उसे एनुअल फीस के नाम पर अगर 50,000 रुपया भी ले रहे हैं, तो सोचिए आपके स्कूल में कितना पैसा आ रहा होगा। बैलेंस शीट नहीं जमा करते हैं सर। कौन 50,000 रुपए ले रहा है सर? एनुअल चार्ज का पैसा किसमें खर्च होना है तो सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है, इसमें मैंने तय थोड़ी करना है। और भी डेवलपमेंट चार्ज ने जो और कहा था वो तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, एसपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, फाउंडर एंड प्रिंसिपल है लखनऊ पब्लिक स्कूल के। एसपी सिंह साहब, ये जो कानून आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि स्कूलों को कोई दिक्कत आ सकती है? और वो पैसा देके राजी नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे आम स्कूल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमने ये देखा है कि ज्यादातर स्कूल बहुत कंपटीशन में हैं और ज्यादा फीस बढ़ाएंगे, बहुत वो करेंगे तो उनके यहाँ बच्चों की कमी होगी। तो जो भी गवर्नमेंट ने किया उनमें आंशिक संशोधन की तो गुंजाइश है, बाकी मैं उनके लगभग हर स्टेप की मैं समझता हूं ठीक ही है और जनता के हित में है। क्या आपको लगता है संशोधन की जरूरत है? जैसे जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, बहुत से स्कूल हैं, एसी स्कूल हैं, और उनकी फीस जो जब ज्यादा है तो ज्यादा होने पर जब उनको 5% 7% में भी अच्छी खासी फीस बढ़ जाएगी। और जिन स्कूलों की फीस नॉर्मल है, मान लिया 2000 है तो 200 रुपये बढ़ी, 200 भी नहीं, मतलब 150-125 रुपये बढ़ी। तो मुझे ये लगा कि मंत्री जी ये बता रहे थे, आप उस वक्त जुड़े नहीं थे सर, दिनेश शर्मा जी हमारे साथ थे, वो ये समझा रहे थे कि 5 से 7 या 8% की कैपिंग है, मतलब अगर जिसकी ज्यादा और उतनी जरूरत नहीं है तो वो 1-2% या 3% भी बढ़ा के रुक सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ है, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। शलभ भाई, मैं ठीक उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है और बोझ नहीं पड़ना चाहिए भाव। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिन विद्यालयों की पहले से ज्यादा फीस है वहां पर वो ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। सबसे बड़ी बात यह सुशांत जी की पहली बार एक कानून आया है जो अभिभावकों के हितों की रक्षा करेगा, और इसको लेकर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई जिसमें
जो बच्चे हैं, बच्चे के परिवार वाले भी, जो अभिभावक हैं, वो भी उसके सदस्य होंगे और इस कमेटी को बहुत सारे अधिकार होंगे। अगर जरा भी कोई शिकायत करेगा तो निश्चित तौर पर पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो किसी कानून के दायरे में आ रहे हैं और जो दंड भी रखा गया वो ऐसा दंड रखा गया कि संभवतः कोई भी विद्यालय इस कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहेगा। तो पहली बार ऐसा कानून आया जिसको लेकर बहुत लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश में मांग हो रही थी, अभिभावक संघ की तरफ से मांग हो रही थी, तमाम जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो इस बात को लेकर कह रहे थे। इन्होंने जो आपने एक्चुअली जो बेसलाइन बना दी है कमेटी पर जाने की, तो आपने पहले ये फिक्स कर दिया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्लस 5% के ऊपर भी बात करिए ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्लस 5%। आपको मालूम है कितना होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आज के रेट में 3.5% से 4% है और 5% ऐड करने के बाद 9% का आप उसको गारंटी बना के दे रहे हो। और आपने लास्ट टाइम जो प्रावधान बनाया था उसके हिसाब से अगर कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्लस 5% है, उस केस में हम कमेटी के पास नहीं जा सकते। तो आप एक तरीके से पहले आप कैप लगा रहे हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कमेटी के पास जाने के लिए, और उसमें आप 9 से 10% से 11% तक पहले आप स्कूल को पूरा पावर दे रहे हो कि वो बढ़ा लें, और अगर वो उससे ज्यादा बढ़ाएं तभी हम उसके कमेटी के पास जाएं। मतलब ये इसके लिए हमने ऑलरेडी पहले उनको जवाब दे देने दीजिए। जी शलभ भाई, इस पर जवाब दे दीजिए। आ रहा हूँ मेरी भी तो शरण जी आपने पूरी बात ध्यान से नहीं फीस के हिसाब से सैलरी भी तो जैन साहब आ रहे हैं, आपकी बात पे आ रहे हैं। जैन साहब आ रहे हैं आपकी बात, सुनिए तो जैन साहब पहले शरण, अरे भाई आप कराई तो बता। शैलन जी मुझे लगता है कि आपने शैलन जी मुझे लगता है कि आपने उप मुख्यमंत्री जी की बात पूरी ध्यान से नहीं सुनी। उनका कहना है कि अगर जरूरत है तो स्कूल अपनी फीस बढ़ा सकते हैं, उसका भी एक दायरा रखा गया है। पहली बात तो यह कि जो पेरेंट्स है उनके पास इस बात का पहली बार अधिकार होगा, इसके पहले कोई अधिकार नहीं था। पहली बार अधिकार होगा कि वो स्कूल के प्रबंध तंत्र से सीधे शिकायत करेंगे कि नहीं आप फीस नहीं बढ़ोतरी कर सकते, फला विद्यालय की फीस इतनी है आप नहीं कर सकते। उसके बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं तो आपके पास इस बात का अधिकार होगा कि कोई भी पेरेंट्स एसोसिएशन, और आपका उसमें नुमाइंदा होगा, आपका प्रतिनिधि होगा, वो जाकर सीधे तौर पर कमेटी में शिकायत कर सकता है। दूसरी बात, जो जैन साहब कह रहे हैं कि स्कूलों में टीचर्स की फीस की बात होती है, तो जैन साहब ये आपके सामंजस्य के साथ ही ये पूरा बिल बनाया गया है। जो स्कूल का प्रबंध तंत्र है उनको भी बैठाया गया, अभिभावक संघ के लोग भी बैठाए गए, हमारे साथ एसपी सिंह साहब बैठे हैं, ये आपके सामने स्वीकार कर रहे हैं कि जो आम स्कूल है उनको दिक्कत नहीं है। तो आप ये सैलरी की बात को लेकर बात पे नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर स्कूल के प्रबंध तंत्र को, अभिभावकों को, सबको साथ में बैठा गया। जैन साहब मुझे एक बात बताइए, बिल बनाया गया है और मुझे लगता है जैन साहब मुझे 2-3 बात बताइए। हर साल टीचर्स की सैलरी कितनी बढ़ाते हैं आप लोग? 10,000 रुपए फीस लेता है, सैलरी एक बराबर कैसे दे देगा? सर टीचर्स की सैलरी कितनी बढ़ाते हैं आप लोग? आप सैलरी एक स्कूल 500 रुपए फीस लेता है, एक स्कूल 10,000 रुपए लेता है। आप ये बताएं कि वो सैलरी एक बराबर कैसे दे सकते हैं? आप सैलरी भी तो तय करें ना कि इतने रुपए फीस लेगा। अरे तो ये कहाँ कहा गया इस बिल में कि उत्तर प्रदेश के अंदर सारे स्कूल की फीस एक हो जाएगी? ये थोड़ी कहा जा रहा है सर कि उत्तर प्रदेश में सारे स्कूल एक ही फीस ले रहे होंगे। उसको ही तो सोचने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मिल बैठ के बात कर लीजिए। सैलरी तो एक बराबर देने के लिए बातें है ना। आई थिंक सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं एक बात बता दूं, गुजरात में जो फी बिल आया था, गुजरात के फी बिल आने पर गुजरात सरकार ने कैपिंग में डिटेल्स बताई थी कि जो उन्होंने सभी स्कूलों का जो कैप निर्धारित किया वो कैसे किया है। उनके हिसाब से जो राज्य सरकार में जो सैलरी का प्रावधान है उसके हिसाब से प्रति स्टूडेंट जो खर्चा है वो 13,000 रुपये आता है, इसलिए उन्होंने एक कैप 15,000 रुपये का लगाया था। आप जितनी सैलरी की बात करते हैं उस सैलरी की बात कर रहे हैं जो स्टेट और गवर्नमेंट के नॉर्म से है। उस स्टेट और गवर्नमेंट के नॉर्म से गुजरात सरकार के ने अपने लिखा है। उनके लेकिन शलभ भाई मैं आप लोगों की तारीफ तो कर रहा हूं कि आपने जो कहा था वो करके दिखाया है और अभिभावकों को इससे फायदा हो सकता है, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि प्लीज सुनिश्चित कीजिए कि जो आप नियम ला रहे हैं वो लागू हो पाए। माँ बाप जो है वो इधर से उधर दौड़ते न रह जाएं कि हमारा क्या होगा नहीं होगा, और फिर उन्हें ये न कहा जाए कि अभी रुकिए देखिए क्या होता है। तो इसको अमली जामा भी जो है वो कायदे से पहनाया जाए। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। टीवी पर पहली बार